Hello everyone, welcome back to Triple S. Myself, Arshad Isaaq Chauhan, and I am your computer faculty at Triple S. First of all, a huge thank you to all of you. 2 दिन पहले हमारी इस डेडिकेटेड कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का सेशन 1 अपलोड किया था। उस पर आप सबका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स और पॉजिटिव फीडबैक मिला। इट वाज ट्रूली मोटिवेटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बदलते हुए जेकेएसएसपी एग्जाम पैटर्न की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और एडवांस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की वैल्यू को अप्रिशिएट कर रहे हैं। योर अमेजिंग रिस्पॉन्स इज द सोल रीजन कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीरीज का सेशन 2। सो रिमेंबर वन थिंग, हमें इस बदलते हुए स्टैंडर्ड को क्रैक करना है और उसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस ज़रूरी है। आज के सेशन में भी हम स्ट्रिक्टली उसी कोर एडवांस लेवल पर फोकस करेंगे। कुछ नए माइक्रो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एग्जाम ट्रैप्स को बाईपास करना सीखेंगे और अपनी एक्यूरेसी को बूस्ट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर फर्स्ट हार्डकोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लास्ट के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 होगा। हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज में। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन में से है। नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन इस तरह का क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो चलिए, आप सबने पढ़ लिया होगा, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, द बेस और रेडिक्स ऑफ ए नंबर सिस्टम डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स और सिंबल्स अवेलेबल विद इन दैट सिस्टम टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसी भी नंबर सिस्टम का बेस, जिसे हम रेडिक्स भी कहते हैं, ये बताता है कि उसमें टोटल कितने यूनिक सिंबल्स हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10 और उसमें होते हैं हमारे पास 10 यूनिक डिजिट्स 0 से लेके 9 तक। इसी तरह से ओक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है और इसके अंदर होते हैं 8 यूनिक डिजिट 0 से लेके 7 तक। इसी तरह से अगर हम बाइनरी की बात करें, तो बाइनरी का जो बेस है या रेडिक्स है वो 2 होता है, तो इसके अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, इधर 0 और 1। तो यही स्टेटमेंट भी कह रही है कि किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स ये चीज डिनोट करता है कि उस नंबर सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ यूनिक सिंबल्स कितने। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देखिए कि इन एनी पोजिशनल नंबर सिस्टम द लार्जेस्ट सिंगल न्यूमेरिक सिंबल ऑलवेज हैज ए वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडिक्स ऑफ दैट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, the digit 8 is a valid single character inside an octal system। कह रहा है कि किसी भी पोजिशनल सिस्टम का सबसे बड़ा सिंगल सिंबल हमेशा रेडिक्स के बराबर होता है, ये स्टेटमेंट कह रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। किसी भी पोजिशनल सिस्टम का सबसे बड़ा सिंगल सिंबल या सिंगल डिजिट हमेशा रेडिक्स -1 के बराबर होता है। आप इसको ऐसे इस एग्जांपल से समझिए। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है दैट इज 10। ठीक, और इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा डिजिट है यूनिक वो 9 होता है, तो विच मीन्स कि रेडिक्स -1 हो गया। लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि वो रेडिक्स के बराबर होता है। यहाँ पे एग्जांपल भी बताइए कि जैसे ओक्टल सिस्टम में 8 एक वैलिड डिजिट है, एक वैलिड सिंगल कैरेक्टर है, तो ऑक्टल सिस्टम में 8 वैलिड सिंगल कैरेक्टर नहीं होता। ऑक्टल सिस्टम में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज 7। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है दैट इज 9। जो हाईएस्ट डिजिट होता है दैट इज 9, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट को देखिए, बाइनरी इज यूटिलाइज्ड एज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट्स कैन रिलायबली रिप्रेजेंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट हार्डवेयर वोल्टेज स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कंप्यूटर्स बाइनरी इसलिए समझते हैं क्योंकि डिजिटल सर्किट्स, चाहे वो ट्रांजिस्टर्स हो
ठीक, दो डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स हाई, ठीक, या लो, या ऑन और ऑफ, या 1 और 0 को बिना किसी नॉइज या कंफ्यूजन के मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटली जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी ही होती है। अल्टीमेटली जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, अल्टीमेटली वो बाइनरी में ही कन्वर्ट होता है। ठीक, मशीन कोड आप लिखेंगे वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो अल्टीमेटली बाइनरी में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ दो डिस्टिंक्ट वोल्टेज को समझता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन 1 एंड statement 1 and statement 3 are correct statements, so option C is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्वेश्चन एमएस वर्ड के बारे में। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है द क्विक एक्सेस टूल बार located by default above or below the ribbon contains a customizable set of commands that are independent of the tab currently displayed. कहता है क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट रिबन के ऊपर या नीचे होता है। ठीक, ये कस्टमाइजेबल होता है और हम किसी भी टैब, चाहे हम होम टैब पे हो, इंसर्ट टैब पे हो, व्यू टैब पे हो, रिव्यू टैब पे हो, ये बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। आप जब एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, ये एमएस वर्ड का विंडो ओपन होता है, यहाँ पे आपको टॉप पे दिख जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पे आपको कुछ अंडू रीडू के साइन मिलते हैं, इस तरह का प्रिंट का साइन मिल जाता है। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिलते हैं माइनस, ठीक है, और विंडो क्लोज। इसके नीचे हमारे पास रिबन टैब आता है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टैब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइल हो गया, इसी तरह से हमारा जैसे होम टैब, इंसर्ट वगैरह। अब स्टेटमेंट कह रही है कि हम किसी भी टैब पर हों, चाहे हम होम टैब ओपन करें या इंसर्ट टैब ओपन करें या व्यू टैब ओपन करें, किसी भी टैब को ओपन करेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार एज इट इज अपनी जगह ही रहता है, ये बदलता नहीं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, The status bar at the bottom of the Word window displays real-time document information such as total page count, word count and current zoom slider. बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। ये हमारा एमएस वर्ड का विंडो है, यहाँ पे आपको इस तरफ स्टेटस बार मिल जाता है। ये स्टेटस बार शो करता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में, जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा हुआ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। ठीक, और यहाँ पे इस तरफ जूम स्लाइडर भी होता है। ठीक है, तो हमारा जो पेज है वो कितना जूम इन है या जूम आउट है, कितने परसेंटेज उसकी जूम इन। ठीक, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट 3 देखिए, प्रेसिंग द स्टैंडर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Ctrl+S क्लोजेस द एक्टिव डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली विदाउट सेविंग एनी मॉडिफाइड टेक्स्ट। कहता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, जो एक्टिव डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर रखा है, एक्टिव डॉक्यूमेंट कहते हैं जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है वर्ड के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। कहता है किसी भी एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसे क्लोज करने के लिए जो शॉर्टकट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं Ctrl+S। ये स्टेटमेंट कह रही है। ठीक, लेकिन यू ऑल नो, आप सबको पता है Ctrl+S का यूज डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है, क्लोज करने के लिए नहीं होता। क्लोज करने के लिए क्या होता है, Ctrl+W और Alt+F4, ये दो शॉर्टकट यूज होते हैं किसी भी एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर। सो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 एमएस एक्सेल के ऊपर है, इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो स्टेटमेंट पहली है, एन एक्सेल वर्कशीट इज ए सिंगल ग्रिड पेज कंपोज्ड ऑफ कॉलम्स एंड रोज व्हाइल ए वर्कबुक इज द एक्चुअल फाइल कंटेनर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वर्कशीट्स। कहता है एक्सेल वर्कशीट एक सिंगल ग्रिड पेज है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स और रोज होते हैं। ठीक, और वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स को जो है रख सकते हैं हम।
ठीक, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा एमएस एक्सेल सही तरीके से, एमएस एक्सेल का जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज सेल। सेल बना होता है हमारा किससे? रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से, ये हमारा सेल है। बहुत सारे सेल मिलके बनते हैं हमारे वर्कशीट, है ना, और बहुत सारी वर्कशीट मिलके बनती हैं वर्कबुक, और बहुत सारी वर्कबुक मिलके बनती है हमारी स्प्रेडशीट। दैट इज वाई एक्सेल को क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक, तो कहता है एक्सेल वर्कशीट एक सिंगल ग्रिड पेज है। बिल्कुल, जो वर्कशीट होती है वो एक सिंगल ग्रिड पेज होती है जिसके अंदर बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कबुक बहुत सारे वर्कशीट को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो वर्कबुक का मतलब हो गया बुक जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, वर्कशीट एक सिंगल पेज। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी देखिए, या स्टेटमेंट 2 कहता है कॉलम्स इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट आर आइडेंटिफाइड वर्टिकली यूजिंग लेटर्स ए बी सी एंड रोज आर आइडेंटिफाइड हॉरिजॉन्टली यूजिंग 1 2 3। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सेल के अंदर ये हमारा एक्सेल विंडो है या एक्सेल शीट है। ठीक है, दिस इज आवर एक्सेल शीट। कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेटिकल लेटर से और रोज को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक, तो वर्टिकली कॉलम्स रिप्रेजेंट होते हैं अल्फाबेटिकल लेटर से, ये हमारे जो है कॉलम्स हैं 1 2 3 4 या ABCD कॉलम, और ये हमारी रोज हैं 1 2 3। ठीक है, इन्हें हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स का यूज करके। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 देखिए, कहते हैं ए सेल इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए रो एंड ए कॉलम एंड इट्स यूनिक एड्रेस इज ऑलवेज रिटन विद द रो नंबर फर्स्ट फॉलोड बाय द कॉलम लेटर। एग्जांपल 1 है। यहां तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेल जो है उसे डिफाइन, सेल हम किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये है ना। रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन जो है किसी पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे रोज एंड कॉलम, उसे हम सेल कहेंगे। लेकिन फिर क्या आगे क्या कह रहा है कि उसका जो यूनिक एड्रेस है, सेल का हमेशा यूनिक एड्रेस होता है हर सेल का। जैसे ये सेल है हमारा, इसका एड्रेस है, इस सेल का एड्रेस A1 है, इस सेल का एड्रेस होता है B1, इसका होगा C1, इसका D1। तो सर हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। कहता है कि जो सेल का यूनिक एड्रेस है उसे हमेशा लिखा जाता है कैसे? पहले रो नंबर फिर कॉलम लेटर। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। सेल का एड्रेस हमेशा पहले कॉलम लिखा जाता है फिर रो लिखा जाता है ना, A1 A2 B1 B2, इस तरह से आप देखेंगे सेल का जो एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस कभी भी ऐसे नहीं होता है 1A 1B, इस तरह से नहीं होता है। सेल का एड्रेस जब भी हम लिखते हैं तो पहले कॉलम लेटर लिखा जाता है फिर रो नंबर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। सो 1 and 2 are correct statement, so option C is the right answer। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। MS पावर पॉइंट के बारे में है ये क्वेश्चन, और इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलिए इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। पहली स्टेटमेंट है ए स्लाइड इज एन इंडिविजुअल पेज विद इन ए प्रेजेंटेशन फाइल वेयर एज ए प्रेजेंटेशन इज द कलेक्टिव फाइल कंटेनिंग ऑल द ऑर्गेनाइज्ड स्लाइड्स। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। पावर पॉइंट के अंदर एक सिंगल पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड, है ना। इस तरह से पावर पॉइंट में हमारे पास स्लाइड्स होती हैं। जैसे आपके अभी इस वीडियो में ये जो ओपन, जहां पे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, ये भी स्लाइड पे लिखा है। तो दिस इज स्लाइड 1 2 3 एंड 4। जिस तरह से अभी हमने देखा एक्सेल के अंदर एक सिंगल पेज को क्या कहा जाता है? वर्कशीट। इसी तरह से पावर पॉइंट में एक सिंगल इंडिविजुअल पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड। और बहुत सारी स्लाइड्स जो हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन। ठीक, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइज स्लाइड होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन या PPT। बिल्कुल करेक्ट बात है, सही बात। स्टेटमेंट 2 देखिए, नॉर्मल व्यू इज द प्राइमरी एडिटिंग व्यू वेयर यू डिजाइन एंड राइट योर प्रेजेंटेशंस स्लाइड बाय स्लाइड।
इट कॉम्बाइंस ए थंबनेल पेन, द मेन स्लाइड एरिया एंड ए नोट्स पेन। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब MS पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे व्यूज होते हैं, नॉर्मल व्यू होता है, प्रेजेंटेशन व्यू होता है, ठीक है। इसके साथ में और भी बहुत सारे व्यूज प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो जो हमारी प्रेजेंटेशन ओपन होती है वो नॉर्मल व्यू में ओपन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी स्लाइड्स में को डिजाइन कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, है ना। और उसमें जो है एक थंबनेल प्रेजेंट होता है। इस तरह से आप जब भी आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है आपकी प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आगे आपका एक मेन पेज, इस साइड जो है आपको थंबनेल पेन दिखेगा जहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंटेशन की पूरी स्लाइड्स दिखती हैं, ठीक। ये आपका मेन स्लाइड एरिया भी दिखेगा और इसके नीचे आपको नोट्स पेन दिखता है जहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हो, है ना। कुछ इस तरह का होता है आपका पावर पॉइंट का विंडो जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है, इसे हम नॉर्मल व्यू कहते हैं। इस नॉर्मल व्यू में हम अपनी स्लाइड को डिजाइन कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक मेन स्लाइड एरिया होता है, दिस इज मेन स्लाइड एरिया, दिस इज थंबनेल पेन, ये जो सारा है थंबनेल पेन, ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स दिखाता है। एंड दिस इज नोट्स पेन, यहाँ पे हम नोट्स लिख सकते हैं। सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 देखिए, द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड इज यूज्ड टू स्टार्ट ए स्लाइड शो प्रेजेंटेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। कहता है एस्केप की का यूज करते हैं हम स्लाइड शो के लिए। बिल्कुल इनकरेक्ट बात है, गलत बात है। एस्केप की का यूज प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए नहीं होता। एस्केप की का काम स्लाइड शो को स्टार्ट करना नहीं, बल्कि चलते हुए स्लाइड शो को स्टॉप करना होता है, एग्जिट करना होता है, ठीक है। शुरुआत से अगर हमें बिगिनिंग से कोई स्लाइड शो करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है दैट इज F5, है ना। F5 का यूज करते हैं हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 इज अबाउट MS एक्सेस और इसमें भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताने हैं। चलिए इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, टेबल्स आर foundational structure blocks of an access database because they are the only objects that physically store your data in rows and columns। कहता है MS एक्सेस के अंदर टेबल्स जो हैं उन्हें फाउंडेशनल स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स कहा जाता है एक्सेस डेटाबेस का। क्यों? क्योंकि टेबल ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है MS एक्सेस के अंदर जो हमारे रा डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में फिजिकली स्टोर करता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है या फाउंडेशनल ऑब्जेक्ट है MS एक्सेल में सेल होता है ना, इसी तरह से फाउंडेशनल ऑब्जेक्ट एक्सेस के अंदर होते हैं टेबल, ठीक है। टेबल जो है उनका यूज किया जाता है किसके अंदर, किसके लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो डेटाबेस में रा डेटा सिर्फ और सिर्फ टेबल्स के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेरीज या रिपोर्ट सिर्फ उस स्टोर हुए डेटा को एक्सेस करते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा MS एक्सेस के अंदर होते हैं मेन 4 ऑब्जेक्ट्स। एक होता है हमारा टेबल्स, ठीक है, रिकॉर्ड, क्वेरीज, है ना, ठीक, रिपोर्ट, ये सारे होते हैं MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट और इन सब का अपना अपना काम होता है। लेकिन इन सारे ऑब्जेक्ट्स में जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर ब्लॉक है ना दैट इज टेबल। इसी टेबल के अंदर हम अपने रा डेटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं इनका यूज किया जाता है इसी डेटा के को एक्सेस करने के लिए, इसी डेटा की रिपोर्ट बनाने के लिए, इसी डेटा के ऊपर क्वेरीज चलाने के लिए, है ना। तो दैट्स व्हाई टेबल्स आर स्ट्रक्चरल फाउंडेशनल ब्लॉक्स, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट 2 देखिए, ए रिकॉर्ड और रो represents a single complete unit of information about a specific item, whereas a field or column represents a single characteristic or attribute shared by all records। अब देखिए MS एक्सेस में जो हमारा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज टेबल, है ना, दिस इज टेबल। और
जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर इन्हें कहते हैं रोज और कॉलम्स, है ना। दिस इज रो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज रो, एंड दिस इज कॉलम, जो वर्टिकल हमारी लाइन्स हैं दीज आर कॉलम्स। बट इन्हीं रोज और कॉलम्स को एक्सेस के अंदर कहा जाता है रिकॉर्ड, या फिर रिकॉर्ड कहा जाता है किसको, रिकॉर्ड कहा जाता है रो को, और फील्ड किसको कहा जाता है, फील्ड्स कहा जाता है कॉलम्स को। ठीक है, अब स्टेटमेंट कह रही है कि एमएस एक्सेस टेबल में रिकॉर्ड या रो जो है वो एक सिंगल कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और फील्ड जो है, ये फील्ड, ये कॉलम जो है किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, जो एट्रीब्यूट हर किसी रिकॉर्ड ने जो है शेयर किया हुआ होता है। आपको मैं इसको इस तरह से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, वेट ए मिनट, ये हमारा अगर टेबल है, ठीक है, नेट से ये हमारा एक टेबल है, इसमें हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। ये हमारा यहाँ पे हो गया स्टूडेंट नेम, ठीक, यहाँ पे हो गया रोल नंबर, फोन नंबर, यहाँ पे हो गया हमारा एड्रेस। ठीक है, अब स्टूडेंट नेम यहाँ पे रख लिए, मान लीजिए स्टूडेंट नेम है ए, ठीक, इसका रोल नंबर है 11, फोन नंबर इसका मान लीजिए 78XX, एड्रेस इसका मान लीजिए कुछ भी है XYZ। ठीक, अब कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रही है कि रिकॉर्ड जो है, या जिसे हम टपल भी कहते हैं, कहता है कि जो किसी एक एंटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास स्टूडेंट ए है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस रो के अंदर है। ठीक है, ये हमारी एक सिंगल एंटिटी है ए, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इस रो के अंदर है। यही स्टेटमेंट भी कह रही है कि रिकॉर्ड या रो एक सिंगल कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक आइटम की। ठीक, और कॉलम जो है रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट जो सारे रिकॉर्ड ने शेयर किया हुआ होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा बी स्टूडेंट है, ये सी, यहाँ पे इसका रोल नंबर है 12, इसका 13। ठीक, अब यहाँ पे रोल नंबर वाला जो कॉलम है वो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, रोल नंबर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन ये रोल नंबर कैरेक्टरिस्टिक पूरे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, है ना। सो ये ए भी शेयर कर रहा है, बी भी शेयर कर रहा है, सी भी शेयर कर रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी देखिए, इन एमएस एक्सेस ए रिपोर्ट इज एन ऑब्जेक्ट डिजाइन्ड एक्सक्लूसिवली to prevent out formatted summarized data from your database, and it does not allow users to directly enter or edit raw data. MS Access के अंदर होते हैं हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स, मेन चार ऑब्जेक्ट्स। एक होता है टेबल, दूसरा होता है रिकॉर्ड, ठीक है, तीसरा हो गया क्वेरीज, और चौथा हो गया रिपोर्ट। ठीक है, कहता है रिपोर्ट का यूज किया जाता है किसके लिए, हमारे टेबल के डेटा को समराइज करके प्रिंट आउट करने के लिए। ठीक है, और वंस हमने जो है डेटा को प्रिंट आउट करने के लिए रेडी कर दिया रिपोर्ट की हेल्प से, तो उसके बाद हम उसके अंदर डेटा इंटर नहीं कर सकते, डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, रिपोर्ट का काम डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेटेड वे में प्रिंट या प्रीव्यू करने के लिए होता है। इसमें हम डायरेक्ट डेटा इनपुट या एडिट नहीं कर सकते। डेटा एंट्री के लिए फॉर्म्स का यूज होता है। ठीक है, फॉर्म्स का, सॉरी रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सॉरी, फॉर्म्स होता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक, सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट। सो 1, 2 and 3, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते, इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट के अंदर भी पूछा गया था, एंड बिलीव मी, इस तरह के क्वेश्चन हमने जूनियर असिस्टेंट में क्लास में सॉल्व किए थे। ये ईमेल प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट देखिए, POP3 is designed to sync folders and read unread status across multiple devices in real time. ठीक, कहता है POP3 प्रोटोकॉल का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का यूज किया जाता है फोल्डर्स को सिंक करने के लिए, ठीक, और रीड अनरीड स्टेटस को देखने के लिए अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस में रियल टाइम में। इसका क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का, फॉर एग्जांपल आपकी एक डिवाइस है ए,
दूसरी डिवाइस है आपकी बी, ठीक। इसमें भी आपकी ईमेल ओपन है और इसमें भी आपकी ईमेल ओपन है, सेम ईमेल, ठीक है। अब आपने इस डिवाइस में, डिवाइस ए में आपने ईमेल ओपन कर ली, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे भी ओपन दिखेगी, ठीक है। इसी का मतलब हो गया फोल्डर्स को सिंक करना या रीड अनरीड स्टेटस को देखना अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस। मतलब अगर आपने एक डिवाइस में ईमेल को ओपन करके उसका रीड अनरीड स्टेटस सेट किया है तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसमें, दूसरी डिवाइस में भी, ठीक। कहता है ये काम किसका होता है, POP3 का होता है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, POP3 का ये काम नहीं होता है। रियल टाइम मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को रियल टाइम मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रियल टाइम मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें एक डिवाइस में अगर हम अपने ईमेल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरे डिवाइस में, ठीक। तो ये काम किसका होता है, ठीक, ये काम होता है IMAP का, ठीक है। POP3 का काम ये नहीं होता है। POP3 सिर्फ सर्वर से मेल डाउनलोड करके लोकल डिवाइस पर सेव कर देता है और सर्वर से मेल डिलीट कर देता है, ये दो काम होते हैं POP3 के, ठीक। तो रियल टाइम मल्टी डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, फोल्डर्स को सिंक करना, रीड अनरीड स्टेटस, ये सारे काम किसके होते हैं, IMAP के, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। POP3 का काम सिर्फ सर्वर से मेल को डाउनलोड करना होता है या सर्वर से मेल डिलीट कर देना। सो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, IMAP allows a user to download only the headers of an email before deciding whether to download the full body। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। IMAP डायरेक्टली सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है ना, इसलिए बैंडविड्थ बचाने के लिए ये परमिशन देता है कि हम सिर्फ मेल हेडर्स रीड करें और जरूरत पड़ने पर फुल बॉडी डाउनलोड करें, है ना। आप देखते हैं आपको अगर मेल आती है तो आप हेडर्स ही पढ़ते हो, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट होती है फिर आप उसे ओपन करते हो, इंपॉर्टेंट नहीं होती आप उसे स्किप कर देते हो, है ना। तो सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, SMTP is primarily used by recipient's mail client to pull messages from mail server। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सिंपल SMTP जो है, इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं पुश प्रोटोकॉल, ठीक। इसे पुल प्रोटोकॉल नहीं कहा जाता। पुल प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, POP3 को, क्योंकि POP3 किस जो है इसी का यूज करते हैं हम ईमेल को डाउनलोड करने के लिए सर्वर से, ठीक। तो ये सर्वर से मेल को पुल करता है, ठीक है। तो POP3 इज नोन एज पुल प्रोटोकॉल, POP3 को पुल प्रोटोकॉल कहा जाता है और SMTP को, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को पुश प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है किसके लिए, क्लाइंट से मैसेज को भेजने के लिए, ठीक है। मेल को क्लाइंट से सर्वर या एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक सेंड करने के लिए, या जिसे हम कहेंगे पुश करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये हमारा अगर क्लाइंट है एक, ठीक है, या रिसीवर आप कह सकते हो, सेंडर, यहाँ पे रिसीवर, अगर हमें मेल भेजनी है तो सेंडर के क्लाइंट से सेंडर के सर्वर तक, फिर इस सर्वर से रिसीवर के सर्वर तक, किसका काम होता है, SMTP का, ठीक है। और यहाँ पे रिसीवर जो है सर्वर से POP3 की हेल्प से जो है ईमेल को डाउनलोड करता है, ठीक है। तो SMTP का यूज जो है वो मैसेजेस को सेंड करने के लिए होता है, पुश करने के लिए होता है, ना कि पुल करने के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज स्टेटमेंट 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी के ऊपर बेस्ड है। आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। आपने अगर क्रिप्टोग्राफी पढ़ी होगी, ठीक है, या साइबर सिक्योरिटी पढ़ी होगी, ये बेसिक चीजें हैं
ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, एक होता है हमारा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में एक होता है प्लेन टेक्स्ट, एक होता है हमारा साइफर टेक्स्ट, और एक हो गया हमारा साइफर। ठीक, इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझना जरूरी है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्लेन टेक्स्ट कहते हैं किसको, जो रीडेबल होगा, रीडेबल टेक्स्ट। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रीडेबल है, सिंपल फॉर्मेट में है, जो सबको समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है इनक्रिप्टेड या अनरीडेबल फॉर्मेट में जो होगा हमारे पास, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट या अनरीडेबल फॉर्मेट में जो सिक्योर होगा, जो किसी को समझ में नहीं आता। ठीक, और तीसरी चीज क्या है, साइफर। साइफर को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये एक ऐसा एल्गोरिदम है, ठीक है, या आप कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके जरिए इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अब हमें यहां से पूछा है व्हाट इज साइफर इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के टर्म्स में साइफर किसे कहेंगे। ठीक, अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है साइफर इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ कोड्स। ठीक है, कहता है कि साइफर एक ऐसा मेथड है जिस मेथड के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक, और कम्युनिकेशन को जो है प्रोटेक्ट करते हैं किसकी हेल्प से, कोड्स की हेल्प से। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। साइफर की डेफिनेशन ही यही होती है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा एल्गोरिदम या एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिसके द्वारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस किया जाता है ना। इंक्रिप्शन का मतलब यही हुआ कि आप जो है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदल दो। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए दूसरी स्टेटमेंट है कि साइफर इज ए बिट बाय बिट और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ये गलत बात है, साइफर का मतलब ये नहीं होता। ठीक, कहता प्लेन टेक्स्ट इज द ओरिजिनल मैसेज दैट इज इन इनपुट। ठीक, तो ये प्लेन टेक्स्ट की डेफिनेशन है, साइफर की डेफिनेशन नहीं है, ये सही बात है। प्लेन टेक्स्ट इज ए बिट बाय बिट और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट रिगार्ड टू द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ये भी साइफर की डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, साइफर की जो यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन है दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 इज अबाउट वेब एप्लीकेशंस। ठीक, या आपने वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके बेस के ऊपर है क्वेश्चन, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है दे रन ऑन ए रिमोट सर्वर एंड आर एक्सेस्ड थ्रू ए वेब ब्राउजर। दे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेब एप्लीकेशंस को। कहता है वेब एप्लीकेशन रिमोट सर्वर पे रन करते हैं और उन्हें वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन का जो मास्टर लॉजिक है ना, ठीक है, और डेटा रिमोट सर्वर्स क्लाउड पर रन होता है। ठीक है, जो उनका मास्टर लॉजिक है वो डेटा रिमोट सर्वर्स पर या क्लाउड पर रन होता है। ठीक, और हम उन्हें ब्राउजर जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, इनके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर। जैसे अगर आपने क्रोम ओपन किया है तो क्रोम को एक रिमोट सर्वर चला रहा होगा, जो सर्वर किसी दूसरी जगह पे प्रेजेंट है। रिमोट सर्वर का मतलब हो गया जो हमसे दूर है सर्वर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, वेब एप्लीकेशंस जो है वो किसी रिमोट सर्वर के द्वारा चलती है। जैसे हमारा SSS एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन है, इसका सर्वर किसी दूसरी जगह पे होगा, मान लीजिए दिल्ली या किसी दूसरी जगह पे, बेंगलोर वगैरह। ठीक, इसका सर्वर क्लास प्लस का सर्वर है, तो क्लास प्लस यहाँ पे तो नहीं है प्रेजेंट, क्लास प्लस जो है वो कहीं दूसरी जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन हम इसे एक्सेस कर सकते हैं क्रोम ब्राउजर के हेल्प से। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, दे रिक्वायर मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑन द यूजर्स लोकल डिवाइस लाइक ट्रेडिशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। दे का मतलब हो गया वही वेब एप्लीकेशन। कहता है वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है अपने लोकल डिवाइस में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह। तो बिल्कुल इनकरेक्ट बात है ये, वेब एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उन्हें बिना इंस्टॉल किए भी चला सकते हैं अपने ब्राउजर की हेल्प से, है ना। आप SSS को डाउनलोड किए बिना भी क्रोम में चला सकते हो, इसी तरह से आप फेसबुक को क्रोम में चला सकते हो, इंस्टाग्राम को क्रोम में चला सकते हो, है ना। उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो बिना इंस्टॉल किए भी उन्हें आप यूज कर सकते हो।
ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी। तीसरी चीज इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है कि उन्हें मैनुअल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बिना इंस्टॉलेशन के भी चल सकती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, गूगल डॉक्स, जीमेल एंड फेसबुक आर एग्जांपल्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस। बिल्कुल सही बात है, गूगल डॉक्स, जीमेल, फेसबुक सारी वेब एप्लीकेशन की परफेक्ट एग्जांपल है। आप जीमेल को ब्राउजर में भी चला सकते हो, गूगल डॉक्स को ब्राउजर में भी चला सकते हो, फेसबुक को ब्राउजर में भी चला सकते हो, और ये रिमोट सर्वर पर चलती हैं, इन्हें आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 एंड 3 ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 is about network structures and protocols। इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इन ए मैश टोपोलॉजी एवरी सिंगल नोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर नोड वाया डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स which completely eliminates traffic congestion lines but requires the highest amount of physical cabling। आपने नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी। नेटवर्क टोपोलॉजीज हमारे पास बहुत टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी बस, दूसरी होगी हमारी मैश, स्टार, रिंग, हाइब्रिड। इन सब टोपोलॉजीज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है हमसे मैश टोपोलॉजी के बाद। कहते हैं मैश टोपोलॉजी जो है उसके अंदर हर एक नोड, नोड का मतलब हो गया हर एक सिस्टम, कंप्यूटर, हर एक नोड जो है वो दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स के साथ। अब जो आपने पढ़े होंगे ट्रांसमिशन मोड्स, वो भी बहुत सारे होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट होता है, मल्टी पॉइंट होता है ना। पॉइंट टू पॉइंट में एक डेडिकेटेड लिंक होती है दो नोड के बीच में, ठीक है। वो दो नोड के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक डेडिकेटेड लिंक का यूज करते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट में, ठीक। कहता है मैश टोपोलॉजी के अंदर मैश टोपोलॉजी कुछ इस तरह की होती है। ये हमारा एक नोड हो गया, ये दूसरा नोड हो गया, ये तीसरा नोड, ये चौथा नोड, ये पांचवा नोड, ये छठा नोड, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, मैश टोपोलॉजी के अंदर एक नोड दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, किसके हेल्प से? पॉइंट टू पॉइंट लिंक की हेल्प से। ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, ये इसके साथ, दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस, दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस। इसी तरह से फिर ये जो है ये कनेक्टेड होगा इसके साथ, ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, दिस विल बी कनेक्टेड टू दिस आल्सो, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें हर एक नोड जो है दूसरे नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स की हेल्प से। अब क्या होता है उससे, जब दो डिवाइस के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होगा तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक कंजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें केबलिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें जब आप इतने सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस बनाने हैं तो उसके लिए आपको केबलिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। और इसमें जो है n इंटू n माइनस 1/2 नंबर ऑफ केबल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ नोड्स, समझ गए। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 नोड्स हैं, 2 4 और 6, तो इसमें कितने केबल की जरूरत पड़ेगी, 6 इंटू 6 माइनस 1/2, दैट इज 5 6 आर 30/2, दैट इज 15 केबल की जरूरत पड़ेगी हमें मैश टोपोलॉजी में 6 नोड्स के साथ। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देखिए, कहता है द डेटा लिंक लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल is responsible for routing data packets across entirely different networks using logical IP addressing schemes। लॉजिकल IP एड्रेसिंग और डेटा पैकेट्स को अलग नेटवर्क्स के बीच राउट करने का काम नेटवर्क लेयर का होता है, दैट इज लेयर 3 ऑफ द OSI मॉडल, ठीक। डेटा लिंक लेयर फिजिकल मैक एड्रेसिंग और फ्रेमिंग से डील करती है, ठीक। डेटा लिंक लेयर के अंदर IP का कोई काम नहीं होता। डेटा लिंक लेयर किससे डील करती है, मैक एड्रेसिंग से, फ्रेमिंग से, ठीक। तो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में राउट करने का काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
स्टेटमेंट 3 देखिए, ए हब इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्क लेयर डिवाइस दैट रीड्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस टू फिल्टर एंड सिक्योरली फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स ओनली टू द स्पेसिफिक इंटेंडेड टारगेट पोर्ट। कहता है हब एक जो है इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस होती है जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस रीड करती है, ठीक, रीड करने पर डेटा पैकेट्स को फिल्टर करती है, ठीक, और सिक्योरली फॉरवर्ड करती है इंटेंडेड टारगेट पोर्ट के ऊपर। ये इनकरेक्ट बात है, हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती। हब को क्या कहा जाता है? डम्ब डिवाइस, ठीक, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस जो फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक। ये मैक एड्रेस रीड नहीं कर सकता हब, ठीक, डेटा को सभी पोर्ट्स पर ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। मैक एड्रेस रीड करके टारगेटेड फिल्टरिंग करने का काम स्विच का होता है, और स्विच जो है वो लेयर 2 डिवाइस है, दैट इज डेटा लिंक लेयर डिवाइस, ठीक। स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस, इज इट क्लियर? तो ये हब जो है वो नॉन इंटेलिजेंट होता है, डम डिवाइस होता है, ये ब्रॉडकास्ट करता है डेटा पैकेट्स को। इससे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि डेटा पैकेट्स को कौन से पोर्ट पे भेजना है, ये हर किसी पोर्ट पे भेज देगा। किसी नेटवर्क में अगर 10 नोड्स लगे हैं, 10 सिस्टम लगे हैं, तो ये 10 के 10 सिस्टम को भेज देता है डेटा को। उससे क्या हो जाता है? ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस या डम डिवाइस कहा जाता है। सो ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेकेएसएसपी एग्जाम्स के अंदर। सो हम हर तरह के क्वेश्चन को डील करेंगे, चाहे वो एडवांस वन लाइनर्स हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे सिनेरियो बेस्ड हो। तो हम हर तरह के क्वेश्चन से डील करेंगे सो दैट you won't face any difficulty while solving question during your examination। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। पहले हम सिनेरियो पढ़ते हैं, सिनेरियो क्या है उसके बाद हम देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए। सिनेरियो है कि हम एक 25 स्लाइड प्रेजेंटेशन बना रहे हैं सेमिनार के लिए, ठीक। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम उस स्लाइड में एक कस्टम लोकल कम्युनिटी लोगो बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं हर एक स्लाइड के। जैसे मेरे इस स्लाइड में बैकग्राउंड में लोगो लगा है, ये वाटरमार्क अरशद इसाक चौहान है ना, इसी तरह से उस स्लाइड के ऊपर हम कोई लोगो लगाना चाहते हैं, ठीक। और इसी के साथ साथ में हम जो डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट है उसे हम कैलिबरी टू एरियल में चेंज करना चाहते हैं। आपको पता है पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिबरी, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं स्लाइड में कैलिबरी से एरियल में चेंज करना चाहते हैं डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट को। पूरी प्रेजेंटेशन में एक ही बार में, मतलब एक ही बार में हम लोगो भी लगाना चाहते हैं और फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं, ठीक। मतलब कि हम कोई ऐसा एक्शन करें जिससे दोनों चीजें एक साथ हो जाए। एंड इंश्योर योर प्राइवेट स्पीच क्यूज आर विजिबल ओनली टू यू ऑन योर लैपटॉप व्हाइल प्रेजेंटिंग ऑन ए प्रोजेक्टर। और इस चीज को हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो हमने नोट्स लिखे हैं नोट्स पेन के अंदर, ये हमारा स्लाइड है, स्लाइड के नीचे नोट्स पेन है, तो नोट्स पेन में जो हमने नोट्स लिखे हैं ये नोट्स सिर्फ हमें ही दिखे जब हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो सेमिनार के अंदर, तो ये नोट्स सिर्फ हमें ही दिखे, जो सामने ऑडियंस है उन्हें नोट्स ना दिखे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये 3 चीजें हो जाए। तो सबसे पहला एक्शन देखते हैं हम। कहता है कि पहला एक्शन है, यू मस्ट ओपन द स्लाइड मास्टर व्यू, सिलेक्ट द प्राइमरी मास्टर लेआउट स्लाइड एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, इंसर्ट योर लोगो इमेज देयर एंड चेंज द फॉन्ट स्टाइल टू एरियल टू अपडेट द एंटायर प्रेजेंटेशन ग्लोबली एट वंस। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, करेक्ट एक्शन है। अगर हमें अपनी पूरी स्लाइड में एक ही बार में लोगो लगाना है या पूरी स्लाइड के फॉन्ट को चेंज करना है, तो हम वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्लाइड मास्टर व्यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही एक्शन है। अब नोट्स को छुपाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों से अपने नोट्स को छुपाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज देखेंगे। To view the presentation layout on your screen as miniature sequence grids to easily check the visual flow of your custom background elements, you should switch to slide show view। तो slide show view में जो है slide show view से हमारे नोट्स नहीं छुपेंगे, तो ये इनकरेक्ट एक्शन है, ठीक है। मिनिएचर सीक्वेंस ग्रिड में स्लाइड्स का ओवरव्यू देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं,
ठीक है, ना कि स्लाइड शो व्यू का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर जब हमारी स्लाइड दिखती है ना 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर हमारी बहुत सारी स्लाइड्स पूरी स्क्रीन पे दिखेंगी ग्रिड्स की फॉर्म में, इसे कहते हैं मिनिएचर सीक्वेंस ग्रिड। तो इस तरह से स्लाइड्स को देखने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर का व्यू का यूज करते हैं, ना कि स्लाइड शो का व्यू का यूज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा एक्शन देखिए, कहते हैं लाइव सेमिनार के टाइम पे हमें किसका यूज करना चाहिए, प्रेजेंटर व्यू का यूज करना चाहिए। पावर पॉइंट में बहुत सारे व्यूज होते हैं ना, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, प्रेजेंटर व्यू, ठीक। तो हमें अगर हम प्रेजेंटर व्यू का यूज करेंगे, ठीक है, उससे क्या होगा, जो स्पीकर के नोट्स हैं वो छुप जाएंगे, ठीक है, वो ऑडियंस से छुप जाएंगे, ऑडियंस को नहीं दिखेंगे, ठीक है, मेन प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर। सो एक्शन 3 भी सही एक्शन है, ठीक। तो पूरे स्लाइड में लोगो लगाने के लिए या फिर पूरे स्लाइड में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्लाइड मास्टर व्यू का यूज करते हैं। और नोट्स को छुपाने के लिए ऑडियंस से हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंटर व्यू का यूज करेंगे। सो एक्शन 1 and 3 ओनली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। सो आई होप आपको इस सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखे होंगे, और आप जो है साथ साथ में इस चीज़ को फिगर आउट भी कर रहे होंगे कि आपके कौन कौन से एरियाज जो हैं वो वीक एरियाज हैं, और किन किन एरियाज पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आपको कितना डीपली पढ़ना है, ठीक। और फॉर डिटेल्ड नोट आप जो है SSS पे ज्वाइन कर सकते हो कोर्सेज, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटेल्ड नोट वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, मिलेंगे, ठीक है। मैंने साथ में ये आंसर की लगा दी है, आप इस आंसर का यूज़ कर सकते हैं बाद में अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें। और आल्सो इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और आप जो है यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, इसका यूजर नेम है ARSHAD.ISHAQ.CHOUHAN। You can connect with me on Instagram, on my Telegram also. And moreover, अगर आपको इस तरह के डिटेल नोट्स चाहिए, you can डाउनलोड SSS ऐप, ठीक है, फ्रॉम प्ले स्टोर, और वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, और वहाँ पे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, आप उन्हें जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। सो डू गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इट मोटिवेट्स मी, और मैं इस सीरीज को जो है कंटिन्यू करूँ और आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ till the commencement of your exam. So thank you and take care, keep hustling, keep working hard. We'll meet you in the next session.